सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। जब जब सॉल्व लिखा हुआ है यानी आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी आपको x का और y का वैल्यू निकालना है। वही x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री है, एम एक्स प्लस थ्री, सी नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें पुट करके फिर m का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी इन्होंने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप एलिमिनेशन से करें या सब्सटीट्यूशन से करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट देखो दोनों के सेम है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इक्वेशन 2 को 1 में से क्या करवाऊंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है। पहले लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं साइन चेंज होती है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अगेन माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x माइनस 2x 0, 3y प्लस 4y, आंसर आएगा 7y। 11 ये वाला साइन कंसीडर करने का, ये प्लस 24 यानी 35, यानी y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 35/7। दिस कम्स आउट टू बी 7 1 जा 7 5 जा, y का वैल्यू क्या आया 5। अब सिंपली क्या करेंगे, इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने से देखते हैं x क्या निकलता है। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, therefore 2x plus 15 equal to 11, therefore 2x equal to 11 minus 15, therefore 2x equal to minus 4, x equal to क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4/2, x equal to माइनस 2। यानी जो पहला क्वेश्चन था सॉल्व तो हमने कर दिया, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस 2,5। साथ ही हमको बोला है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ इन्होंने दे दिया कि इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। हम क्या करेंगे, y और x का वैल्यू इसके अंदर पुट करके यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ये प्लस 3 पहले यहाँ आएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, 2 इक्वल टू माइनस 2m, तो m हो जाएगा 2 बाय माइनस 2 यानी 2 2 कट, m इक्वल टू आ जाएगा -1, m आ जाएगा -1। 39th क्वेश्चन में पूछा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी यहाँ पे दो मेथड्स दो इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब फिर वही x और y निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशंस जो है उनको नंबर दे देता हूँ, 3x प्लस 5y इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और सिमिलरली 2x माइनस 3y इक्वल टू 14, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, आप किसी भी इक्वेशन में से, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी जैसे मैंने सोचिए इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आपको अकेला करना है। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 5y को वहाँ भेजेंगे, तो 21 माइनस क्या हो गया 5y, तो यहाँ से x बेटा क्या हो जाएगा 21 माइनस 5y/3। अब ये x जो है 21 माइनस 5y/3, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जहाँ x है, ठीक है। पुटिंग
x इक्वल टू 21 माइनस 5y/3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट 2 इंटू 21 माइनस 5y/3 माइनस 3y इक्वल टू 14। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये दो नंबर कट सकते हैं। अगर कट सकते हैं तो बहुत बढ़िया, इजी हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं कटते हैं, जैसे ये वाले केस में 2 और 3 को आप कट नहीं कर सकते, तो इस 2 को आप ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 21 हो जाएगा 42 माइनस 10y/3 माइनस 3y इक्वल टू 14। फिर माइनस 3y के नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 1, और 14 के नीचे भी क्या लिख सकता हूँ, 1। तो पूरे सम का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 42 माइनस 10y। अभी 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो माइनस 9y इक्वल टू 1 को फिर से 3 बनाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 42। और नीचे का 3 मैंने इसी तरीके से हटा दिया। मान लीजिए यहाँ पे भी 3 आएगा, इस तरफ भी 3, तो वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 माइनस 19y इक्वल टू 42, ठीक है। माइनस 10y माइनस 9y दोनों ऐड होंगे, नेगेटिव में है तो साइन भी नेगेटिव का जाएगा, यानी माइनस 19y इक्वल टू 42। ये प्लस का 42 यहाँ गया तो माइनस, देयरफॉर माइनस 19y इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा, 0 अपॉन माइनस 19, यानी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। ये क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। हमको x की वैल्यू भी चाहिए, तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो। 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 21। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 इक्वल टू 21, यानी 3x इक्वल टू क्या आया, 21। x इक्वल टू 21/3, x इक्वल टू 7। x क्या मिला बेटा, 7। फिर एंड में लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 7, 0। और ये आपको मिल गए पूरे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये सवाल 3 नंबर का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। पूछा गया है 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कितने हैं। काउंट तो नहीं करेंगे, एपी से जाएंगे, ठीक है। 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल जो आता है वो आता है 12, आपको भी पता है 4 3 जा 12, फिर आ जाएगा 16 एंड सो ऑन। अब बात आती है लास्ट टर्म की कि भाई 250 के पहले नंबर या 250 है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, मल्टीपल किसका पूछा है बेटा, 4 का। मैं यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 6 जा 24, ये 1 बचा 10, 4 2 जा 8। रिमाइंडर कितना बचा, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी 250 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जो रिमाइंडर बच जाए वो दिए गए नंबर में से आप माइनस कर दो, यानी 250 माइनस 2 248 आपका nth टर्म होगा। और आप चाहो तो देखो करके भी देख सकते हो, 4 6 जा 24, 8 बचा, 4 2 जा 8, और ये आपको मिल गया रिमाइंडर 0, यानी 248 लास्ट टर्म होगा। अब हमको यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं, ए हमको मिल गया 12, फर्स्ट टर्म 12 है, डी होता है A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 यानी ये आ गया 4, और an बेटा दे दिया हमको 248। पता लगाना है हाउ मेनी टर्म्स हो या मल्टीपल्स हो, यानी आपको n पता लगाना है, ठीक है। a ऑफ n इक्वल टू यहाँ मैं लिख देता हूँ 248। अब a ऑफ n की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248, ठीक है। a मेरे को पता है कितना 12, n मुझे पता लगाना है, डी कितना है 4 इक्वल टू 248। सबसे पहले स्टेप इसमें क्या करने का, ये जो प्लस का 12 है इसको वहां आप ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 कर दो, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 236। अब n माइनस 1 के साथ 4 भी क्या है मल्टीप्लाई में,
तो मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लो ये कर दिया डिवाइड। अब n-1 इक्वल टू देखो 4 6 जा तो 24 होता है, यानी उससे कम लेना पड़ेगा। 4 5 जा 20, 3 बच गया 36 यानी 59, यानी n इक्वल टू 59 प्लस 1 n इक्वल टू 60। n मिल गया 60, तो लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 60 multiples of 4 that lie between 10 and 250। ऐसा लिखते ही 3 नंबर आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आओ पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। A3,5, B2, -7 and C are the collinear points such that B dash A dash C और BA इक्वल टू AC। यानी ये क्या कह रहा है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, ये है B, ये है C और ये है A। यहाँ पे A का क्या महत्व है, देखो B डैश A डैश C लिखने का मतलब ही ये होता है कि A जो है लाइन सेगमेंट BC का मिड पॉइंट है। और दूसरी कंडीशन इसको वेरीफाई भी करती है, देखो कैसे। इन्होंने बोला है जो BA है वो AC के क्या है, बराबर है। तो कोऑर्डिनेट C के आपको निकालने हैं। 2, -7 ये दे रखा है, A के कोऑर्डिनेट 3 5 दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हम सपोज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, आप पहले ये समझो, देखो B डैश A डैश C का मतलब क्या होता है कि A जो है लाइन सेगमेंट BC का मिड पॉइंट है। तो इस सवाल को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे C के। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C B X, Y। ठीक है। हम यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि हेयर इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC। ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको ले रहे हैं हम x1 y1, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y इसको ले रहे हैं हम x2 y2। ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलती है, P x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखिए यहाँ पे जो P x, y है वो यही है, A3, -5, यानी डायरेक्ट मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ 3, 5 -5 नहीं है 5 है। ठीक है। इक्वल टू x1, देखो x1 क्या है 2, प्लस x2 क्या है x है, 2 तो 2 ही होता है भाई, 2 लिख दिया। y1 क्या है -7, y2 क्या है y, 2 तो 2 ही होता है। ठीक है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर। आओ करते हैं, तो x प्लस 2/2 इक्वल टू 3 या y -7/2 इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। 2 डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2, 2 3 जा होता है 6, y -7, 5 2 जा हो जाएगा 10, x इक्वल टू 6 -2 या y इक्वल टू 10 प्लस 7। यहाँ से x निकल करके आया बेटा क्या 4, और y निकल करके आया 17। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर C 4, 17, 4, 17 रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इसके ये हैं। इस सम की मेन प्लॉट क्या था, B डैश A डैश C, यानी A मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट BC का। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करके x और y निकाल दिया जो कि कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट C के, और यहाँ पे 3 नंबर हुए आपके। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द गिवन पॉइंट -4, 6
डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी यहाँ पे क्या है, ए और बी को जोड़ करके एक लाइन सेगमेंट बनाई जा रही है और ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये -4,6 उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब भैया डिवाइड कर तो रहा है पर कौन से रेशियो में कर रहा है वो हमें खबर नहीं है। ये सवाल जो है बेसिकली जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट सपोज करेंगे लेट पॉइंट P -4,6 divide the line segment joining points A -6,10 and B 3, -8 in the ratio m1 m2 m1 m2। यहाँ पे साथ ही साथ में हम लिख देंगे A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और अभी हम लिखेंगे बायसेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आप देखो क्या बोलती है, याद कर लेना, 3 टाइम्स लिखना। m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये तो सिर्फ भैया x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट भी तो लिखना पड़ेगा। m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना डिटेल लिखने से 1 मार्क निश्चित आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही करें, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है और उसको अच्छे से करना है, सॉल्व करना है। आइए करते हैं। यहाँ पे रेशियो हमें खबर नहीं है, इसके लिए हमने रेशियो को सपोज किया है। अब पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पे क्या है, इसका ये किरदार निभा रहा है क्या, -4,6 इक्वल टू m2 मुझे तो पता नहीं है, लिख दिया। x1 की जगह -6 प्लस m1 पता नहीं है, x2 की जगह 3 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे, m2 पता नहीं है, y1 10 आ गया, m1 खबर नहीं है, y2 -8 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आके आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को सब्जेक्ट करवा दो, यानी सिर्फ एक्स एक्स बराबर कराओगे तो भी रेशियो सेम आएगा, वाई वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कराओगे तो भी आंसर यहाँ रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा। मैं एक्स कोऑर्डिनेट को इसके बराबर करवा रहा हूँ, देखो, तो देयरफॉर -4 इक्वल टू m2 इंटू -6 आ जाएगा -6m2, 3 इंटू m1 प्लस 3m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट इक्वल कराओगे तो भी आंसर सेम आएगा, सिर्फ y कराओगे तो भी सेम आएगा। वो तो कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड करते हैं, तब पर्टिकुलरली x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ही लिया जाता है और उसी से आंसर निकाला जाता है। पर इस केस में जहाँ दो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके आप रेशियो को निकाल सकते हो। -4 इंटू m1 -4m1, -4 इंटू m2 -4m2। हाईएस्ट बोल बच्चे यही करते हैं, +4m2 करोगे खेल खत्म, रेशियो आएगा ही नहीं। इक्वल टू -6m2 प्लस 3m1। करेंगे क्या, m1 को सब एक तरफा कर देंगे, तो -4m1 -3m1, क्योंकि ये प्लस का 3m1 है भैया, यहाँ आएगा तो माइनस कर देगा, -6m2 प्लस 4m2। अब ये हो गया -7m1 और ये हो गया -2m2। माइनस माइनस कट कर देता हूँ, m1 के नीचे ले आता हूँ m2 को, और वहाँ पे तो पहले से 2 है, 7 नीचे, लो मिल गया भैया रेशियो। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। 2:7। मैं फिर ये बताना चाहूँगा, अगर 6 को इसके बराबर लेते,
6 को इसके बराबर लेते तो भी रेशियो सेम आता, ठीक है। और ये हुए 3 नंबर पूरे के पूरे आपके। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है इफ एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ टचिंग द सर्कल एट पी देन प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है कि जो ये ओ पी है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर P, ठीक है, विथ सेंटर O टचिंग द टेंजेंट एक्स वाई एट P, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्स वाई टेंजेंट है वो सर्कल को P पे टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर O टचिंग द टेंजेंट एक्स वाई एट P जॉइन ओ पी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सर्कल विथ सेंटर O एंड एक्स वाई एज अ टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, देखो कि OP जो है वो एक्स वाई को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आइए देखते स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो कोई भी एक पॉइंट ले लिया टेंजेंट एक्स वाई पे, ठीक है। टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट एक्स वाई सच दैट, देखो कुछ इस प्रकार से लेना है जो इस सर्कल को टच करे, कहाँ पे, पॉइंट R पे, सच दैट इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट R, ठीक है। पॉइंट R पे टच करेगा, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये डिस्टेंस है O से Q का यानी OQ वो OR से ज़्यादा है, दिख ही रहा है ना भाई, ये जो डिस्टेंस है पूरा OQ वो OR से ज़्यादा ही है। OR यहाँ पे क्या है, रेडियस, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो OQ है वो OP से भी ज़्यादा है, क्योंकि OP भी मेरा रेडियस है। यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रीजन देखो OQ OR से ज़्यादा है, तो मैंने लिखा OQ जो है वो OP से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि OR और OP तो रेडियस ही है, ठीक है। यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि OP जो है वो सबसे छोटा है डिस्टेंस, हेयर OP इज द स्मॉलेस्ट, और ये देखो कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, इज द स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ऐसा सर्कल के बेटा सभी पॉइंट के लिए होगा, सर्कल के सभी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा। सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द पॉइंट्स on the circle, therefore OP is the smallest perpendicular distance, यानी OP is perpendicular to XY, ये हो गया hence proved, ठीक है। डेटा में आप चाहो तो लिख सकते हो अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट, यहाँ मैं कट कर देता हूँ, ये कट कर देता हूँ, एंड टेंजेंट XY टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट XY टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P। हमें प्रूव करना है जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, XY के। तो हमने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन के साथ थोड़ा स्टार्ट किया। मैंने टेंजेंट XY पे एक पॉइंट ले लिया Q, कुछ इस प्रकार से जो सर्कल को टच करता है पॉइंट R पे। अब मैं यहाँ पे देखा मैंने कि जो ये डिस्टेंस है OQ वो OR से ज़्यादा है, बिल्कुल दिख भी रहा है ज़्यादा है, OQ OR से ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ से स्टेटमेंट ये भी लिख दिया कि OQ जो है वो OP से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि OR और OP दोनों क्या है, रेडियस है, तो मैं ले सकता हूँ वहाँ पे। यानी OP जो है मेरा स्मॉलेस्ट कैसा डिस्टेंस है, वो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होगा। आप यानी सर्कल पे कोई भी पॉइंट लोगे, सेम ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द पॉइंट्स taken on the circle या for all the points on the given circle. Therefore, OP is perpendicular to XY. Hence, proved. 44. कह रहा है tangents PA and PB from a point P to a circle with center O. ठीक है, हमने बना दिया. If angle APB 50, find angle OAB. बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है. OAB मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है. देखो, अब अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है. कौन सा ट्राइंगल? PAB. ठीक है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PAB. अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे हमेशा दो टेंजेंट बनती है. किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनती है, और वो दोनों टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल होती है. क्या होती है? इक्वल. यानी PA इक्वल टू यहाँ पे PB है. ऐसा होने से क्या होगा? जो PA इक्वल टू PB है, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी? अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. PA इक्वल टू PB, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे बेटा वो भी कैसे होंगे? इक्वल. अब PA के सामने एंगल कौन सा? एंगल B. तो एंगल PBA. और PB के सामने वाला एंगल कौन सा है? PAB. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल. ये आपको रीजन देना पड़ेगा. आप सिर्फ ट्राइंगल PAB को देखिए. PAB में मैंने लिखा PA इक्वल टू PB. अब PA इक्वल टू PB है, मतलब इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. PA के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये PBA. और PB के सामने वाला एंगल कौन सा है? PAB. ये वाला, ये और ये एंगल इक्वल होगा. अब देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं लिख सकता हूं एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल टू 180. ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो बात सही है, ये लिख सकते हैं हम. ठीक है, अब देखिए, मैं किस एंगल में इंटरेस्टेड हूं? इस तरफ वाले में. किसमें? PAB में. क्यों? क्योंकि OAB वही है और ये पूरा एंगल 90 है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. मैं PAB में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने लिख दिया एंगल PAB. और एंगल PBA की जगह मैं भी लिख सकता हूं. देखो, एंगल PAB लिख सकता हूं कि नहीं? एंगल PAB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180. एंगल PAB प्लस एंगल PAB, ये हो गया 2 टाइम्स एंगल PAB. APB मेरे को कितना दिया है? देखो, 50 इक्वल टू 180. देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल PAB इक्वल टू 180 माइनस 50. 2 टाइम्स एंगल PAB हो जाएगा 130. तो एंगल PAB बेटा यहाँ से क्या आएगा? 130/2, यानी आ जाएगा 65. यानी ये वाला एंगल जो है, ये एंगल वो कितना आ गया? 65 डिग्री. अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक एंगल दूसरा भी है, OAP क्या है? 90 डिग्री है. क्योंकि देखो, OA क्या है? रेडियस है. PA क्या है? टेंजेंट है. तो अभी इसके पहले वाले सम में हमने किया था कि रेडियस टेंजेंट को हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनाता है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो, हेयर एंगल OAP, और ये दो एंगल से बना है. देखो, कौन से दो एंगल से बना है? OAB प्लस PAB. बात सही है कि नहीं? OAP किससे एंगल बना है? दो एंगल. एक तो OAB ये वाला, और एंगल PAB ये वाला. ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. OAP 90, एंगल OAB मुझे पता लगाना है, और PAB अभी हमें कितना मिला? 65.
तो एंगल ओ ए बी हो जाएगा 90 माइनस 65। तो एंगल ओ ए बी निकल करके आया 25 डिग्री। देख लो इस सम को। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है द डेटा ऑब्टेन फॉर 100 शॉप्स फॉर देयर डेली प्रॉफिट पर शॉप आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे डेली प्रॉफिट पर शॉप और यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है वो दिया गया है, 0 to 100, 100 to 200, ठीक है, 200 to 300, सिमिलरली 500 to 600 तक दिया है। ये नंबर ऑफ शॉप्स दी है, पूछा है हमसे फाइंड द मोड। अब मोड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरफ नंबर ऑफ शॉप्स ये होती है फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज नंबर में यानी फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है पहले। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है मेरी F1, इसको ले लोगे F1, ठीक है, 27 है। ऊपर इसके फ्रीक्वेंसी को लोगे F0 और नीचे लोगे F2 और इसको इस स्क्वायर में ले लो। ये आपका हो जाता है मॉडल क्लास। क्या हो जाता है, मॉडल क्लास। कभी कभी आता है 1 मार्क में, MCQ में, ऐसा टेबल बनाकर दे देंगे और पूछेंगे कि मॉडल क्लास इसका बताओ। तो इसका मॉडल क्लास हुआ 200 to 300, वो तो 1 मार्क का है। पर ये मोड कैसे फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले मैंने L लोअर लिमिट 200, F1 27, F0 या F0 बोलो 18 और F2 इक्वल टू 20 है। मोड की फॉर्मूला, मोड होता है Z, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। मोड को M से रिप्रेजेंट नहीं करना भैया, मीडियन M से होता है, मोड Z से होता है और मीन को X बार से किया जाता है रिप्रेजेंट। ये भी खबर होना चाहिए आपको। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H होता है क्लास लेंथ, यानी इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है, 100 का है। H होता है क्लास लेंथ, कहीं कहीं H की जगह C भी लिखते हैं तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 1 मार्क MCQ, इसमें भी कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि 200 से 300 का क्लास लेंथ बताओ। तो 200 से 300 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 100, तो सीधा सीधा आपका क्लास लेंथ हो जाएगा 100। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। L 200 प्लस, अब यहाँ मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि सॉल्यूशन ब्रैकेट यहाँ पे लगाने के बाद ही अच्छे से निकलेगा। 200 को आपको एंड तक ले जाना है, 200 को छेड़ना नहीं है। 27, F0 इज 18। अब यहाँ देखो 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 27 हो जाएगा 54, माइनस F0 18, माइनस F2 20 और H कितना है 100। ठीक है, 200 प्लस 27 माइनस 18 इज नथिंग बट 9, 54 माइनस 18 माइनस 20, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 38, 54 माइनस 16 मतलब 54 माइनस 38, आंसर आएगा 16 और ये आ गया इनटू में 100। ठीक है, तो 200 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो इसको कट करते हैं, आप कट करते हैं, 2 8 जा 2 50 जा 2 4 जा 2 25 जा, यानी 25 इंटू 9 225 बाय 4, 225 बाय 4 आओ सॉल्व करें, 4 5 जा 20, 2 बचा 5 नीचे, 4 6 जा 24, अगेन 1 आया, पॉइंट ले लो, यहाँ पे 0 ले लिया, 4 2 जा 8, 2 बचा 0 फिर ले सकते हैं 5 जा, यानी 200 प्लस 56.25, 225 बाय 4 को सॉल्व किया, द आंसर वी आर गेटिंग इज 56.25। सो द टोटल आंसर या मोड 200 प्लस 56.25 यानी 256.25 इज माय फाइनल आंसर ऑफ मोड। और ये 3 नंबर आपके। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ठीक है,
राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सारे आउटकम्स हमें लिखने हैं। धैर्य विल विन द गेम इफ ऑल द टॉसेस शो द रिजल्ट। अब इसमें बोला है धैर्य गेम तभी जीतेगा जब टॉस जो हम करेंगे वो सब सेम रिजल्ट के होंगे। यहाँ तो तीनों के तीनों हेड होंगे या तीनों के तीनों टेल होंगे, या तो अगर इसके अलावा कोई भी आउटकम आता है उसका, ठीक है, या टॉस करते हैं तो कुछ और आता है तो वो गेम को लूज कर जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल लूज द गेम। ठीक है, देखो आओ इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आउटकम्स बोले हैं, यहाँ पे लिखना है हियर 1 rupee coin, 1 rupee coin is tossed 3 times। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, कितने होंगे वो देखो। ठीक है, ये होते हैं 2 की पावर n। जब जब कॉइन का सवाल है आप याद रख दो 2 की पावर n, n यानी जितनी बार हम उसको टॉस कराएं। कितनी बार टॉस करवा रहे हैं, 3 बार। तो आउटकम टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। मान लो एक बार टॉस कराते हैं तो 2 की पावर 1 2 ही आता है। 2 बार टॉस करवाते हैं तो 2 की पावर 2 कितना आ जाता है, 4। सिमिलरली 2 की पावर 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। अब देखो लिखना कैसे, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। कुछ नहीं करना है, देखो 4 बार हेड यहाँ लिख दो, उसके नीचे 4 बार टेल लिख दो। ठीक है भाई, फिर लिख दो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर लिख दो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर लिख दो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और देखने जाओ तो यहाँ पे आपके 8 आउटकम्स भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रहे टोटल आउटकम्स। इस सवाल में आपको 1 मार्क तो मिल गया। अब बोल रहा है कि धैर्य विल विन द गेम इफ द टॉसेस शो द सेम रिजल्ट। हम एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी धैर्य की पहले निकालते हैं जब वो मैच जीत जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैं निकाल रहा हूं। देखो किसके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इफ धैर्य विंस द गेम, इफ धैर्य विंस द गेम। उसके जीतने की कंडीशन क्या दी गई है कि तीनों अगर हेड आए और तीनों टेल आए तो ही होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स इसके क्या आ रहे हैं, 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। देखो प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल विन द गेम, प्रोबेबिलिटी धैर्य विल विन द गेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम उसके जीतने कितने, 2, और टोटल कितने, 8। ये आ गया 1/4। पर हमसे सवाल में ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल लूज द गेम। कुछ नहीं, यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी धैर्य विल लूज द गेम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होती है, 1। उसमें से क्या करेंगे, जो जीता है वो माइनस करवा दूंगा, समझे। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से जो जीता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कराऊंगा, माइनस। विल विन द गेम। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल विन द गेम कितना है, 1/4, यानी 4 माइनस 1/4, आंसर इज 3/4। और यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेंगे पूरे। और यहाँ पे ये सेक्शन भी होता है समाप्त।